तो हमारा टॉपिक चल रहा है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। कल मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट क्या होता है। अगर एक ही प्लेस पर हम अपने बॉडी के पार्ट्स को मूव करें तो इसे क्या बोलेंगे, मूवमेंट। इसके अलावा क्या होता है, एक और होता है लोकोमोशन। अब लोकोमोशन का क्या मतलब होता है, यदि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं लोकोमोशन। तो एक है मूवमेंट, एक है लोकोमोशन। जैसे टंग में क्या हो रहा है, टंग में क्या हो रहा है, अभी आप बैठे हो तो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, मूवमेंट। अच्छा, मेरे अंदर दोनों हो रहा है, मेरे अंदर मूवमेंट भी हो रहा है और अच्छा, जैसे अभी मैं यहां से चल के यहां आया, व्हाट इज दिस, लोकोमोशन। यदि किसी मूवमेंट के दौरान अगर लोकेशन चेंज हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, लोकोमोशन करने के लिए मसल्स की जरूरत पड़ती है। और कौन से मसल्स की जरूरत पड़ती है, स्पेशली स्केलेटल मसल। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि और मसल की जरूरत नहीं पड़ती है, पर लोकोमोशन के लिए स्पेशली स्केलेटल मसल की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, लोकोमोशन के लिए। और मूवमेंट दुनिया में हर एक जीव में देखा गया है, इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल, जैसा कि कल हम लोग ने डिस्कस किया था। कितने टाइप का मूवमेंट होता था। आज का मोटिवेशनल कोट है, आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी। हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है, वो तुझे कल जरूर उसका इनाम देगी। सारे बंद है, सारे लाइट से बंद है, रात को बंदा अकेले स्टडी कर रहा है ना। इसीलिए ये वर्ड देखो क्या लिखा है, आज की मेहनत। उसको विंडो को देखो, आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी। हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है, वो कल तुझे जरूर उसका इनाम देगी। यानी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आता ही आता है। सही है ना। हमने पढ़ा था 3-4 टाइप का टोटल मूवमेंट होता है। पहला होता था अमीबॉइड। पहला मूवमेंट क्या होता है, अमीबॉइड। अमीबॉइड मूवमेंट में स्यूडोपोडिया इन्वॉल्व होते हैं और सपोर्ट देने के लिए साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व होता है, याद आया। और ऐसा हमारी बॉडी में 2 जगह पे होता है। नंबर 1 डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, और दूसरा होता था मोनोसाइट। मोनोसाइट का उग्र रूप, मोनोसाइट का उग्र रूप क्या कहलाता है, मैक्रोफेजेस सेल। कुछ याद आया, मैक्रोफेजेस सेल। मैंने ये बताया आपको कि ये डब्ल्यूबीसी के कई प्रकार हैं, डब्ल्यूबीसी के ये कई प्रकार हैं, राइट। इसमें डब्ल्यूबीसी के कई प्रकार में दिखाई गया, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, मेसोफिल, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल। ठीक है ना। अच्छा, इम्यून रिस्पॉन्स कौन करता है, कितने तरह के होते हैं, 2, टी और बी। चलिए, फिर इसके बाद आपको बताया गया था सिलिएटेड मूवमेंट। सिलिएटेड मूवमेंट कहाँ होता है, पैरामीशियम में। इसके अलावा हमारी बॉडी में कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट। अच्छा, फ्लैजिलर मूवमेंट कहाँ होता है, यूग्लिना। यूग्लिना के अलावा हमारी बॉडी में कहाँ होता है, राइट, स्पर्म में। जैसे देखिए, ये स्पर्म में फ्लैजिलर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ओविडक्ट के अंदर एग को मूवमेंट दिया जा रहा है, और एग को मूवमेंट कौन देता है, एग को मूवमेंट देता है सीलिया। बताओ कौन मूवमेंट देता है, सीलिया। एग को मूवमेंट देने के लिए सीलिया पाए जाते हैं। समझ में आई बात, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। ये क्या है, मूवमेंट है कि लोकोमोशन, ये मूवमेंट है कि लोकोमोशन, तो ये मूवमेंट है क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, सारी बातें क्लियर। ये क्या है, क्योंकि इसमें जगह बदल जाएगी, ऐसे चलेंगे तो जगह बदल जाएगी। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ठीक है ना। उसके अलावा फ्लाइंग, ये सब, स्विमिंग, ये सब क्या था, ये क्या है, मूवमेंट है कि लोकोमोशन, राइट। ये क्या था, क्योंकि इसमें जगह नहीं बदल रही है, ठीक है, एक ही जगह पर जंपिंग कर रही है वो बंदी, तो क्या होता है, मूवमेंट था। और उसके अलावा फ्लाइलर मूवमेंट हो गया, सिलेटेड मूवमेंट हो गया, अमीबॉइड मूवमेंट हो गया। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा हमारे अंदर एक मस्कुलर मूवमेंट भी होता है। ज्यादातर हम लोग मस्कुलर मूवमेंट ही यूज करते हैं। हमारे शरीर में ज्यादातर मूवमेंट या लोकोमोशन किसकी वजह से होता है, मसल। वो भी कौन सी मसल की वजह से, स्केलेटल मसल। हड्डियों के टच में जो मसल होती है उसे क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल या कंकाल पेशियां। स्केलेटल मसल का दूसरा नाम कंकाल पेशियां, ठीक है ना। और मैंने बताया था ये हमारी इच्छा से कंट्रोल होती है कि बिना इच्छा से,
ऐच्छिक की अनैच्छिक, है ना, वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री। जो हड्डियों के ऊपर मसल्स हैं ये हमारी विल पावर यानी इच्छा से कंट्रोल होती है, इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, है ना। इसके अलावा और क्या होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी मसल्स होती हैं। एक होती है हार्ट में, एक कहाँ होती है, हार्ट में। जो हार्ट में होती है उसे क्या बोलते हैं, कार्डियक, ठीक है। और ये हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होती है, अगर ये हमारी इच्छा से कंट्रोल होती तो कभी कभी हम भूल जाएंगे तो बंद हो जाएगा, इसीलिए ये इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। और एक कुछ ऐसी मसल पाई जाती है वो स्मूथ होती है, स्मूथ। और स्मूथ मसल कहाँ पाई जाती है, हमारे आंतों में, हमारे इंटेस्टाइन में और अन्य भागों में, जहां पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, जिन हिस्सों को हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाते, वहां होती है स्मूथ मसल या विसरल मसल या नॉन स्ट्राइटेड मसल या इनवॉलेंट्री मसल। याद आया, ठीक है। तो ये तीन तरह की मसल में से कौन सा हमारे डिटेल में था, स्केलेटल मसल हमारे डिटेल में था। हमने कल आपको बताया था, मानो ये एक मसल है, माना बाइसेप्स मसल है, ये कौन सी है, इधर होती है ट्राइसेप्स, ऊपर वाली, नीचे वाली, और ये वाली क्वाड्रिसेप्स। अरे 2 के लिए बाइसेप्स, 3 के लिए ट्राइसेप्स और 4 के लिए क्वाड्रिसेप्स। तो बताओ इस मसल का नाम, देखो कितनी बनी हुई है, देखो ही नहीं, पहले बाइसेप्स, ये नीचे वाली, और ये वाली क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, राइट। तो 3 होती है। किसी भी मसल को अगर हम देखें तो मसल हड्डियों से जुड़ी हुई है। मसल हड्डियों से किस स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है, टेंडन। मसल हड्डियों से किस स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, टेंडन। कल बताया था मसल टू मसल टेंडन, मसल टू बोन टेंडन, अच्छा बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू बोन लिगामेंट। तो ये टेंडन है, इधर हड्डी है, हड्डी से मसल जुड़ी हुई है, और ये टेंडन क्या करता है, ये बोन को मसल से जोड़ता है। सबसे बड़ा क्या होता है, मसल। मसल से छोटा मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर, मसल फाइबर का दूसरा नाम मसल सेल। और उसके भी अंदर क्या थे, मायोफाइब्रिल। कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक डार्क और एक लाइट। कहा 3 प्रकार, कौन सा 3 प्रकार बता दिया, कल 2 प्रकार बताया था मैंने, एक थिन और एक थिक, एक पतला वाला एक मोटा वाला। यहाँ रेड वाला जो है वो कैसा है, वो पतला वाला है, और ब्लू वाला जो है मोटा वाला है, कल मैंने यहाँ तक आपको बताया था। और 2 जेड लाइन के बीच के गैप को क्या कहते हैं, सार्कोमियर। 2 जेड लाइन के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। मसल की सबसे छोटी यूनिट का नाम सार्कोमियर। स्ट्रक्चरल यूनिट है कि फंक्शनल यूनिट है कि दोनों, स्ट्रक्चरल यूनिट है कि फंक्शनल यूनिट है कि दोनों, तो दोनों यूनिट है, याद रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने आपको क्या बताया, सबसे बड़ा क्या होता है, मसल। मसल के अंदर गए तो क्या मिलेगा, मसल बंडल। मसल बंडल के अंदर गए तो क्या मिलेगा, मसल फाइबर, इसी को बोलते हैं या मसल सेल, मसल की कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं। इसके और अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा मायोफाइब्रिल, या इसी का दूसरा नाम था मायोफिलामेंट, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, एक था थिन और एक था थिक। याद दिला रहा हूं, कल की बात है। थिन वाले को हम ए बैंड कहते हैं, ए बैंड, ए बैंड, ठीक, हाँ इसको बोलेंगे, पहले पहले थिक लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग रफली आई बैंड कहते थे, रफली या पूरी तरह से, हाँ इसी में रफली आई बैंड कहते थे। आई का पूरा नाम क्या होता है, आइसोट्रॉपिक। अच्छा ये थिन था तो लाइट बैंड कहते थे कि डार्क, ये लाइट बैंड भी कहलाता है। अच्छा ये डार्क बैंड कहलाता है ना, ये डार्क बैंड कहलाता है। और इसको इसको ए बैंड भी कहते हैं। और ए का पूरा नाम एन आइसोट्रॉपिक, क्योंकि ये देखने में एक जैसा नहीं था, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। इतनी बातें क्लियर है। तो मसल के अंदर गए, ये मसल है,
मसल के अंदर गए तो क्या मिला? बहुत सारे बंडल। बंडल के अंदर गए तो क्या मिला? मसल फाइबर। किसी एक फाइबर के अंदर गए तो क्या मिलेगा? हाँ, ये मिलेगा मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक डार्क और एक लाइट। एक डार्क और लाइट। तो देखो, मसल के अंदर मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर, मसल फाइबर का दूसरा नाम मसल सेल। मसल सेल। अच्छा, इसके अंदर गए तो मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल का दूसरा नाम मायोफिलामेंट। और मायोफिलामेंट कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक थिन और एक थिक। थिन वाला लाइट और थिक वाला डार्क। थिन वाले को रफली आई बैंड कहते हैं। आई स्टैंड्स फॉर आइसोट्रोपिक बैंड एंड ए स्टैंड्स फॉर एन आइसोट्रोपिक बैंड। डार्क बैंड का दूसरा नाम, अच्छा, लाइट बैंड का दूसरा नाम आइसोट्रोपिक बैंड। इतनी बातें क्लियर हैं कल की? तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सबसे बड़ी चीज होती है मसल। मसल के अंदर क्या होते हैं? मसल बंडल। मसल बंडल के अंदर क्या होते हैं? मसल फाइबर। और मसल फाइबर के और अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा? मायोफाइब्रिल। तो अभी हम लोग तीन ही लेवल पे आप देख पा रहे हैं। व्हाट इज दिस? पूरी मसल है। ये क्या है? मसल बंडल है। ये क्या है? मसल फाइबर है। और मसल फाइबर का दूसरा नाम होता है मसल सेल्स। और इनके और अंदर जाएंगे तो हमें दो तरह के मायोफाइब्रिल दिखाई पड़ेंगे, जो कि हम इससे छोटे लेवल पे अभी जा नहीं पाए हैं। अभी मैं इसको बड़ा करूंगा, अब इसको बड़ा करूंगा तो ये दिखेंगे हमें। इसको जूम करूंगा अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। कौन से माइक्रोस्कोप से? इलेक्ट्रॉन। दुनिया का सबसे बेहतर माइक्रोस्कोप कौन सा है? उससे जब बड़ा करेंगे ना तो ये हमें दिखाई पड़ेगा। इसके आगे चलते हैं। अगर हम लोग मसल सेल को, मसल सेल जिसको हमने मसल फाइबर भी बोला था, उसको अगर हम बड़ा करें, बड़ा करें तो कुछ हमें ऐसा दिखाई पड़ेगा। इसमें जगह जगह पे कुछ यूनिट्स पाई जाती है। इन यूनिट्स को बोलते हैं सार्कोमियर। बताओ, मसल फाइबर की यूनिट का नाम सार्कोमियर। शॉर्ट में ऐसे हम बोल देते हैं, सार्कोमियर। दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यानी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। और जैसा कि अभी हमने पीछे बोला था कि इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें दो तरह के मायोफाइब्रिल दिखेंगे। तो मैं यही मायोफाइब्रिल आपको दिखाने जा रहा हूं। अब इनके अंदर क्या मिलेंगे? मायोफाइब्रिल। अच्छा, सार्कोमियर को डिफाइन कैसे करते हैं? ये देखो, ये लाइनें हैं, इन लाइन को बोलते हैं जेड लाइन। ये लाइन कौन सी लाइन है? तो दो जेड लाइन के बीच के गैप को क्या कहते हैं? सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच के गैप को क्या कहते हैं? सार्कोमियर। और जेड लाइन जो होती है वो कैसी होती है? वो होती है इलास्टिक फाइब्रस। इलास्टिक फाइब्रस। इलास्टिक और फाइबर्स की बनी होती है, ठीक है ना? जो जो थिन फिलामेंट को, जो थिन फिलामेंट को फर्मली जोड़ती है। ध्यान देना, थिन फिलामेंट को फर्मली जोड़ती कि लूजली? फर्मली जोड़ती है। अब ये थिन फिलामेंट पहले कहाँ है बताऊं पहले? ये देखो, ये थिन फिलामेंट है। ध्यान देना, एक एक चीज पे ध्यान देना। ये थिन फिलामेंट है। तो देखो, थिन फिलामेंट को ये फर्मली जोड़ रही है, ठीक है? दूसरी बात, अब डार्क बैंड कहां चला गया? डार्क बैंड ये रहा। यानी थिन फिलामेंट तो दिखा दिया, ये है थिक फिलामेंट। ये कौन सा फिलामेंट है? थिक फिलामेंट। मोटा है कि पतला है? हाँ, इसका भी नाम हम यहां लिख देते हैं
दिस इज, बोलो क्या बोलेंगे इसको, थिक फिलामेंट। और थिक फिलामेंट को हमने अभी बोला था डार्क बैंड, बोला था डार्क बैंड, और एक नाम और दिया था ए बैंड यानी एन आइसोट्रॉपिक बैंड। कोई डाउट यहां तक? इधर भी होगा, मैं केवल एक ही तरफ बना रहा हूं। अब आगे इधर भी बना देता हूं तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये इधर का हो गया थिक फिलामेंट। बताइए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज सार्कोमियर। कितने तरह के फिलामेंट अंदर दिख रहे हैं? एक थिन और एक थिक। ये वाला कैसा है? थिन की थिक। और ये रेड वाला कैसा है? तो चलिए इसका नाम भी लिख लेते हैं। इसका नाम था थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट का दूसरा नाम लाइट बैंड, और या फिर रफली आई बैंड बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं आपको बता दूं कब आई बैंड बोलोगे, रुक जाओ, इतना लिख के रुक जाओ। इसको आई बैंड कब बोलेंगे ध्यान देना। इसका वो भाग आई बैंड कहलाएगा। देखो ये कौन सा है, ये डार्क है कि लाइट, और ये व्हाइट वाला है ना, एक डार्क है और एक कैसा है, लाइट। एक डार्क है और एक कैसा है, लाइट। ध्यान देना, चलो ध्यान से देखो। ये पूरा थिन फिलामेंट है कि थिक फिलामेंट? और ये हिस्सा देखो ओवरलैप है कि नॉन ओवरलैप? और ये हिस्सा देखो, देखो यहाँ ये और वहां वो ऐसे पार्शली ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैपिंग एरिया का नाम नहीं दिया जाता है। ओवरलैपिंग एरिया को ओवरलैप्ड एरिया ही बोलते हैं। ओवरलैप्ड एरिया को क्या बोलते हैं? ओवरलैप्ड एरिया। उनका कोई नाम नहीं होता। लेकिन जो नॉन ओवरलैप्ड एरिया होता है ना, उनको नाम दिया जाता है। जैसे देखो यहाँ देखो, ये एरिया नॉन ओवरलैप्ड है कि ओवरलैप्ड? थिन फिलामेंट का वो हिस्सा जो ओवरलैप नहीं करता। ध्यान देना, यहां से यहां तक दिख रहा है। क्या मैंने सही बनाया है? अच्छा ये हिस्सा बताओ, ये हिस्सा यहां से लेके यहां तक ये कैसा है? ओवरलैप। तो देखो उसको हटा देते हैं। जो हिस्सा ओवरलैप नहीं कर रहा बात उसकी चल रही है, कि जो हिस्सा ओवरलैप कर रहा है बात उसकी चल रही है? जो नहीं कर रहा है उसकी बात चल रही है, और उसी की बात करनी है अपने को। दिस इज नोन एज आई बैंड। तो थिन फिलामेंट का वो हिस्सा, इसका वो पार्ट, इसका वो पार्ट जो ओवरलैप ना करे, जो ओवरलैप ना करे, उसे उसे क्या बोलते हैं? आई बैंड। आई बैंड का पूरा नाम, इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि ये रफली आई बैंड कहला रहा था। पूरे थिन फिलामेंट को आई बैंड नहीं कह सकते, उसके छोटे से हिस्से को आई बैंड कहते हैं। कौन से हिस्से को? विच इज ओवरलैप की विच इज नॉन ओवरलैप? विच इज नॉन ओवरलैप। इसी तरह आप डार्क बैंड में भी नॉन ओवरलैप एरिया ढूंढो। डार्क बैंड का नॉन ओवरलैप एरिया मेरे को ये दिख रहा है, क्या कहते हो? ये देखो कहीं ओवरलैप नहीं कर रहा है डार्क बैंड। ये एरिया कहलाता है एच जोन। कौन सा जोन? एच जोन। द सेंट्रल पार्ट ऑफ डार्क बैंड which is not overlapped by the thin filament is known as H zone। और आई जो आई बैंड क्या होता है? थिन फिलामेंट का वो हिस्सा जो ओवरलैप नहीं करता उसे आई बैंड कहते हैं। और कल बताया था आई बैंड जेड लाइन के आधा बाई तरफ और आधा, ये देखो यहाँ देखो, ये जेड लाइन है, जेड लाइन के आधा इधर आधा इधर। तो मैंने आई बैंड को ऐसे लिखा था, I/2 प्लस जेड लाइन प्लस I/2। I/2। क्या ये बात सही लिखी है? एक अंतिम बात और बता देते हैं, कल वाली अंतिम बात और बता देते हैं जो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये यहां पे ये ए बैंड के बीच में, ए बैंड देखो मैंने कल बताया था ए बैंड कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं और कोई आप इधर आओ। अभी हम लोग फेस टू फेस खड़े, इधर आओ। हम लोग फेस टू फेस खड़े हैं ना, फेस टू फेस खड़े हैं ना। तो बताओ मेरा फेस इनके फेस के सामने आमने है कि नहीं है? अच्छा अब इनको इधर घुमा देते तो इनका फेस ये देखो, इनका फेस ये है ना। अच्छा और ये इनका बैक वाला पार्ट है। अब देखो ये मेरा फेस है तो मैं ऐसे खड़ा हूं। अब देखो मेरा फेस इधर, इनका फेस इधर, और दोनों का बैक एक तरफ है। और ये जो बीच में जो लाइन बनेगी ना, दिस लाइन इज नोन एज एम लाइन। दिस लाइन इज नोन एज एम लाइन। समझ में आई ना बात? दो ए बैंड के बीच की लाइन, दो ए बैंड के बीच की लाइन क्या कहलाती है? एम लाइन। दो बैंड के बीच की लाइन एम लाइन कहलाती है। समझ में आई बात?
क्लियर? नाम बोलो जरा से इसका, कहाँ ले ले, कहाँ ले ले, यहाँ ले ले। इसको ले लेते हैं, ये एम लाइन। बताओ एम लाइन किसकी होती है? ये दो ए बैंड के मिडिल पार्ट को जोड़ती है, राइट? ये दो ए बैंड के टेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। ये दो ए बैंड के टेल को जोड़ती है, ये दो ए बैंड के टेल को जोड़ती है। ठीक है ना? और ये किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ थिन फाइब्रस। देखो इलास्टिक फाइब्रस कौन सी थी? जेड लाइन। और ये भी फाइब्रस है, पर ये पतली और फाइब्रस है, इलास्टिक नहीं है। थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, मेड अप ऑफ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। ध्यान देना, जेड लाइन इलास्टिक फाइबर्स का बना होता है, और जबकि ये किसका बना होता है? थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी की बड़ा यूनिक पॉइंट है, और यहीं से स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं। बताओ कोई डाउट? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये हम लोग क्या किसका जूम करके देख रहे हैं? किसको जूम कर लिया? हाँ, मसल सेल या मसल फाइबर को मैंने जूम कर लिया बाय ईएम। ईएम यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जूम करने के बाद आपको बहुत सारे छोटे छोटे खंड यानी सेगमेंट नजर आए। इन खंडों को क्या बोलते हैं? These segments are known as sarcomere. Sarcomere is the structural unit की functional unit की? both structural as well as functional unit। ठीक है ना? मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्हीं के अंदर होता है। अच्छा, इसमें कितने तरह के आपको मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल दिख रहा है? दो, एक रेड वाला यानी डार्क वाला, एक व्हाइट वाला यानी कि लाइट वाला। एक पतला है, एक मोटा है। पतला वाला लाइट, मोटा वाला डार्क, पतला वाला मोटा वाला। तो जल्दी से बताओ। थिक फिलामेंट, इसका दूसरा नाम थिन फिलामेंट, हाँ लाइट बैंड। लेकिन इसका दूसरा नाम आई बैंड नहीं होता। क्या बोलोगे? इसका नॉन ओवरलैपिंग भाग क्या कहलाता है? हाँ, आई बैंड। और आई बैंड जेड लाइन के आधा बाई तरफ दिख रहा है, आधा दाई तरफ, तो इसका मतलब जेड लाइन के बगल में आई बाई टू, और जेड लाइन के राइट हैंड पे भी आई बाई टू। तो हमने इक्वेशन बना ली आई बाई टू प्लस जेड लाइन प्लस आई बाई टू। इज दैट क्लियर? फिर आ जाइए, ये चीज मैंने अभी समझाई कि एक का हेड इधर है, फिर टेल इधर है, इसका हेड इधर है, इसका टेल इधर है, तो बीच में एक मेम्ब्रेन जोड़ देती है दोनों को। दिस मेम्ब्रेन इज वेरी वेरी थिन, इट इज मेड अप ऑफ फाइबर, यानी पतली और फाइबर की बनी हुई मेम्ब्रेन है, जो दोनों ए बैंड के टेल को जोड़ देती है। ठीक है ना? और इसी को बोलते हैं एम लाइन, एम लाइन। और मैंने बोला ए बैंड का वो हिस्सा जो ओवरलैप नहीं कर रहा है कहीं, ए बैंड का वो हिस्सा जो ओवरलैप नहीं करता है, क्या कहलाता है? एच जोन कहलाता है, एच जोन। ठीक है ना? एच जोन कहलाता है। कोई डाउट अगर यहाँ पे तो बताइए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये एक फिगर है, इसमें देख पा रहे हो जो मैंने अभी बनाया था हाथ से, वो एक फिगर वाइज है। देखो, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है। ये देखो, ये जो जिगजैग है ना, जिगजैग, जिगजैग से याद रखो जेड लाइन। ये तो जिगजैग है ना, ये जेड लाइन है। तो बताओ यहां से लेके यहां तक का गैप क्या कहलाएगा? यहां से लेके यहां तक का गैप क्या कहलाएगा? ठीक है, देखो साफ दिख रहा है। अच्छा, और ये देखो जरा, ये रेड वाला जो है ये डार्क है, और ये जो ब्लू वाला है वो लाइट है। बताओ रेड वाला क्या है? अच्छा, अब ये रेड वाले के बीच की लाइन, बीचों बीच देखो एक लाइन है, एम लाइन। अच्छा, और ये देखो, ये ओवरलैपिंग एरिया है कि नॉन ओवरलैपिंग? और ये देखो, लेकिन ये बीच वाला एरिया देखो, तो इसे क्या बोलते हैं? यानी ए बैंड का वो हिस्सा एच जोन कहलाएगा जो ओवरलैप ना हो। सही है ना? एंड द सेंट्रल लाइन इज नोन एज एम लाइन। बिल्कुल क्लियर है? दो जेड लाइन के बीच के गैप को, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर या मसल सेल। इज दैट क्लियर? अब देखो, और ये लिखा हुआ है मायोफाइब्रिल दो प्रकार के हैं, एक ये थिक वाला हो गया और एक थिन वाला होता है। ठीक है, थिन वाला ये था। अब देखो थिन फिलामेंट को देखो, ये थिन फिलामेंट है ना, थिन फिलामेंट का वो हिस्सा जो ओवरलैप ना करे। जैसे ये देखो, ये ओवरलैपिंग है कि नॉन ओवरलैपिंग? और ये देखो, तो ये देखो, ये ओवरलैपिंग नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। ये एनसीईआरटी का फिगर है, जैसा एनसीईआरटी में बना हुआ है। ये भी बता दे, ये डार्क वाली लाइट का नाम
जेड लाइन। डार्क वाली लाइन का नाम, दिस ब्लैक स्ट्रिप इज नोन एज जेड लाइन। जेड लाइन के बीच का गैप, ये डार्क बैंड दिख रहा है कि लाइट, और ये वाला, अच्छा लाइट बैंड का वो हिस्सा जो ओवरलैप नहीं करता क्या कहलाता है, और डार्क बैंड का वो हिस्सा जो ओवरलैप नहीं करता वो क्या कहलाता है, एच जोन। और बीच की ये देखो सेंटर लाइन का नाम एम लाइन। इमेजिनरी लाइन होती है इसलिए बना नहीं है, इमेजिनरी लाइन होती है इसलिए बना नहीं है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा बताओ ये हेड है कि टेल, और ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है, हाँ यानी हेड इधर होता है, टेल सेंटर में होता है, हेड पेरिफेरी में, टेल सेंटर में होता है, यानी हेड इज टुवर्ड्स द जेड लाइन एंड द टेल इज टुवर्ड्स द सेंटर लाइन। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। ये एक दिखाया गया है कि मसल की यूनिट का नाम सार्कोमियर, और देखो सार्कोमियर ये रही जेड लाइन और वो रही जेड लाइन। जब जब ये पतला फिलामेंट और मोटा फिलामेंट एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं, जब स्लाइड करते हैं तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। अभी आप पढ़ोगे, ये देखो जब दोनों स्लाइड करते हैं तभी क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये देखो ये मोटा वाला बैंड है, ये इसका हेड है, इधर टेल है, और ये पतला वाला बैंड है, ये इसको पकड़ के खींचेगा, ये इसको जब पकड़ के खींचेगा तो जेड जेड लाइनें पास पास आ जाएंगी। और कैसे, ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं शुरुआत कर रहा हूँ, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आज। आज पूरे टर्म पे यही पढ़ना है कि मसल कैसे सिकुड़ेगी, मसल कैसे रिलैक्स होगी, मसल कितनी सिकुड़ेगी, मसल कितनी फैलेगी, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो देखो क्या है, क्या समझ में आया, सार्कोमियर जब छोटा हो जाता है तो मसल सिकुड़ जाती है, और जब सार्कोमियर अपनी ओरिजिनल प्लेस पे पहुंच जाता है तो मसल फैल जाती है। बताओ मसल की सबसे छोटी यूनिट का नाम सार्कोमियर, स्ट्रक्चरल यूनिट थी कि फंक्शनल? अच्छा मसल को सिकुड़ने के लिए सार्कोमियर को सिकुड़ना पड़ेगा ना, लेकिन सार्कोमियर कैसे सिकुड़ेगा, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं? और ये थ्योरी ये कहती है कि पतली वाली मतलब थिन फिलामेंट फिसलता है, किसके ऊपर फिसलता है, थिक फिलामेंट। खुद बताओ, खुद बताओ, बड़ी चीज के ऊपर छोटी चीज रखी जा सकती है कि छोटी के ऊपर बड़ी रखी जा सकती है? बड़ी के ऊपर छोटी। तो छोटी बड़ी वाली के ऊपर छोटी वाली आराम से फिसलेगी, छोटी वाली के ऊपर बड़ी वाली रखोगे नहीं फिसल पाएगी, बल्कि छोटी वाली डैमेज अलग हो जाएगी। बताओ मोटी वाली के ऊपर कौन फिसल रहा है, देखना, मोटी वाली के ऊपर ये पतला वाला स्लाइड करेगा, तब जाके मसल सिकुड़ेगी। और जब भी मसल सिकुड़ती है तो ये देखो ये जेड लाइन है ब्लू कलर की, और उधर भी देखना जेड लाइन थी, वो पास पास आ जाती है। अभी देखना ये बार बार ये बता रहा है कि ये मायोसिन है वो एक्टिन है। अभी देखेंगे, ये देखो जेड लाइनें पास पास आ रही है, एरो था ना, दोनों तरफ की जेड लाइनें पास आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और ये कैसे होगा ये हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। दो तरह के फिलामेंट होते हैं, दो तरह के फिलामेंट अभी बताए, एक मोटे वाले और एक पतले वाले। दिस इज थिक फिलामेंट एंड दिस वन इज थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ मेनली एक्टिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? पतली वाली जो होती है थिन फिलामेंट जो होती है वो कौन सी प्रोटीन का बना होता है? एक्टिन की मायोसिन? एक्टिन का बना होता है। बताओ थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन, जबकि थिक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ मायोसिन। तो देखो पहले क्या लिखा है, ए वाला फिगर एनसीईआरटी का फिगर है, ए वाला फिगर एक्टिन फिलामेंट का यानी थिन फिलामेंट का है, और ये वाला फिगर जो होता है ये वाला मायोसिन यानी थिक फिलामेंट का होता है। समझ में आई बात? आइए इसको डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। और ये देखो उसी का है, ये सिंगल मायोसिन का स्ट्रक्चर है। देखो कई सारे पॉलीमराइज होते जा रहे हैं। ये देखो हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, हेड इधर रहती है, टेल इधर रहती है। समझ में आई बात? क्लियर? और जब पूरा बंच बन जाएगा तो ऐसा दिखेगा, एक सिंगल ऐसा दिखता है, फिर ये देखो बंच बनता चला जा रहा है, एक दूसरे में लिपटता चला जा रहा है, तो वो ऐसा दिखेगा। समझ आई बात? आइए डिटेल में पहले पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो कितने तरह के फिलामेंट होते हैं? दो। एक होता है कौन सा? थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट्स होते हैं अंदर। ये लाइट होता था कि डार्क? और ये कैसा होता था? अभी पढ़ा था हम लोग ने, ये डार्क है। इसके लिए सीधे एक फार्मूला बता देता हूं,
देखो ये बना होता है प्रोटीन का बना, दोनों ही फिलामेंट प्रोटीन के बने होते हैं, दोनों ही रॉड लाइक होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है, लीजा। क्या फार्मूला है? लीजा। लीजा नहीं लड़कियों का नाम होता, लीजा है ना, लीजा नाम नहीं होता क्या? तो लीजा। तो एल फॉर लाइट बैंड की डार्क बैंड? लाइट बैंड। लाइट बैंड में कौन सा बैंड देखने मिला था? हाई बैंड। याद करो, नॉन ओवरलैप्ड की ओवरलैप्ड, है ना? देखो हमने फार्मूला बना लिया डायरेक्ट, नॉन ओवरलैप्ड। अच्छा और बताओ, उस लाइट बैंड किससे जुड़ा हुआ था? जेड लाइन ना, जेड लाइन। और किसका बना था? कौन सी प्रोटीन का बना था? एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। देखो सब कवर हो गया, एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। बताओ फार्मूला लीजा याद रहेगा? अब यहां पे आ जाओ, यहां पे फार्मूला है धाम। चार धाम बोलते हैं ना, चार धाम, चार धाम की यात्रा कर ली, इतने धामों की यात्रा कर ली, धाम सुनते हो ना, है ना, रिलीजियस वर्ड है। डी से डार्क बैंड, एच से कौन सा? हाँ एच जोन, एच जोन, हैंसन जोन बोलते हैं इसलिए मैं लिखने लगा था, वैसे आप एच जोन ही बोलो। ए से ए बैंड, फिर ए से, नहीं नहीं, डी एच ए डबल एम, ये फार्मूला थोड़ा गड़बड़ हो गया है। धाम में डी एच ए डबल एम आएगा, धाम। अभी भी पढ़ोगे तो क्या आएगा? धाम, डी एच ए डबल एम। तो किसका बना था? मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। और एम से कौन सी लाइन थी सेंटर में? एम लाइन प्रेजेंट होती है। अब बताओ, दोनों याद हो गया? दोनों याद हो गया? ठीक है, तो यहां पे बताएं आपको, इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? इतना पहले नोट कर लो फिर आगे बढ़े। अब इसके आगे चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा जैसा अभी मैंने दिखाया था, एक बार देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये देखो, जो एक्टिन होता है वो बना होता है प्रोटीन का, और उसका दो चेन होती है और दोनों हेलिकल होती है। अब मैं हेलिकल तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं फिर कोशिश कर रहा हूं। दोनों हेलिकल होती है, दो चेन का बना होता है, दो चेन हेलिकली प्रेजेंट होती है। हेलिकल समझते हो ना? ये देखो, इसके एक देखो, ये है एफ एक्टिन, फाइब्रस एक्टिन, और इसके मोनोमर को क्या बोलते हैं? जी एक्टिन। एफ एक्टिन पॉलीमर है कि मोनोमर? दिस इज पॉलीमर, और इसके मोनोमर का नाम है जी एक्टिन। बताओ एक लड्डू क्या है? एक लड्डू, एक लड्डू क्या है? मोनोमर यानी जी एक्टिन। और ये लड्डूस का क्या? फाइबर। लड्डूस के फाइबर क्या है? हाँ, तो ये है एफ एक्टिन। कितने एफ एक्टिन है? कितने एफ एक्टिन है? दो। और कैसे, हेलिकल कि नॉन हेलिकल? हेलिकल, हेलिकल। बताओ एफ एक्टिन की संख्या कितनी दिख रही है? दो। अच्छा, उनके एक एक यूनिट का नाम? हाँ, एक यूनिट का नाम होता है जी एक्टिन। और ये पूरी चेन को क्या बोलेंगे? एफ एक्टिन। कितनी एफ एक्टिन है जरा बताओ? अच्छा कैसे अरेंज है बताओ? हेलिकल अरेंज है। हेलिकल, हेलिकल का मतलब ऐसे, ऐसे दोनों दो चेन ऐसे लिपटी हुई है, हम ऐसा बना नहीं सकते उसमें, ठीक है ना? अब आगे, यहीं पे एक रस्सी जैसी प्रोटीन है, यहीं पे एक रस्सी जैसी प्रोटीन है, और वो भी ऐसे लिपटी हुई है, वो भी ऐसे लिपटी हुई है। उसकी भी कितनी चेन होती? दो। उसकी भी दो होती है, दो चेन होती है रस्सी जैसी, वो भी ऐसे ही लिपटी होती है। रुको ऐसे कर लेते हैं।
ये रस्सी जैसी दो होती है, ये भी हेलिकल प्रेजेंट होती है। इनका नाम क्या अभी दिखाएंगे हम आपको, एनसीईआरटी का फिगर है, इसलिए बना दे रहे हैं ताकि चीजें क्लैरिफाई हो जाएं। इनका नाम होता है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, ये भी कितने होते हैं नंबर में, 2। ये भी कैसे होते हैं, हेलिकल। हेलिकल, ये भी हेलिकल होते हैं। ये पूरी लंबाई में फैले रहते हैं, पूरी लंबाई में फैले रहते हैं। हम लोग किसका डिस्कशन कर रहे हैं, ये थिन का कि थिक का, थिन का कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिन की बात आ गई तो थिन की बात आ गई। ठीक है। अच्छा, अब जगह जगह पर, इसी के ऊपर जगह जगह पर एक स्पेशल प्रोटीन होती है, ये वाली। ये इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट होती है और 3-3 के सेट में होती है। इक्वल रेगुलर इंटरवल पर होती है, जैसे यहां, फिर यहां होगी, फिर यहां पे होगी, मतलब दूरी बराबर होगी, समान दूरी पे प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, यहां से यहां दूरी लगभग लगभग यहां से यहां दूरी समान है। इनको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ट्रोपोनिन। दिस इज ट्रोपोनिन। ये सब प्रोटीन के बने हुए हैं। मेन प्रोटीन एक्टिन होती है, बाकी ये सब एसेसरी प्रोटीन होती है। ठीक है। ट्रोपोनिन कितने होते हैं नंबर्स में, 3। अच्छा, ये क्या होते हैं, रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, इर्रेगुलर, रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल पर प्रेजेंट होते हैं, रेगुलर इंटरवल पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, इनका काम क्या होता है, ट्रोपोनिन का काम क्या है, ये अलग से लिखाएंगे, ध्यान देना। अब ध्यान देने की बात आई, यहां पर होती है कुछ साइटें, यहां पर होते कुछ साइटें, ये रेड रेड कलर की 2-4 जगह दिखा दें। ये साइटें जो होती है, ये रेड रेड, ये इसको ढके ढके रहते हैं। ये जो रेड कलर की साइटें है ना, ये इसको ढक लेते हैं। इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं ये एक्टिन है ना, एक्टिन के पास उल्टा साइट होगा। एक्टिन का उल्टा मायोसिन, और मायोसिन का उल्टा, तो मायोसिन जब हम पढ़ाएंगे ना तो उस पर दिखाएंगे कि एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। और ये क्या पढ़ रहे हो, ये एक्टिन पढ़ रहे हैं कि मायोसिन। हाँ, तो इस पे कौन सी साइट होगी बताओ, अभी हिंट दे दिया मैंने, बताओ। हाँ, यहाँ होगी मायोसिन बाइंडिंग साइट। बताओ, एक्टिन के ऊपर कौन सी साइट प्रेजेंट होती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट। दिस इज मायोसिन बाइंडिंग साइट, इंपॉर्टेंट है बहुत। मायोसिन बाइंडिंग साइट कहां प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन, ये बताओ, ग्रीन 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 क्या है, हाँ, प्रेजेंट ऑन एक्टिन, प्रेजेंट ऑन एक्टिन, ये एक्टिन पर प्रेजेंट होती है। बताओ, क्वेश्चन पूछा जाएगा, बच्चे कहते हैं कितना इजी क्वेश्चन आया था, इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ, मायोसिन बाइंडिंग साइट कहां होती है, इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया था, हमने तुरंत मारा मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन मायोसिन। सही सही मारा उन्होंने कि गलत मार दिया, मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन और एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन। हाँ, तो ये सरल लग रहा था, सरल था नहीं। बताओ, अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ नोट में एक बात लिखने जा रहे हैं इसके लिए, ट्रोपोनिन के लिए, कि ट्रोपोनिन जो होता है, नोट में इंपॉर्टेंट बात, कि जो ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन मायोसिन बाइंडिंग साइट को, मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क करता है, मास्क किए रहता है। मास्क मतलब, हाँ, मास्क किए रहता है। मास्क मतलब होता है ढकना। ठीक है। अच्छा, क्यों ढके रहता है, ताकि ताकि एक्टिन मायोसिन पर स्लाइड ना कर पाए, ताकि एक्टिन मायोसिन से जुड़ ना पाए, जुड़ ना पाए, क्योंकि अगर जुड़ गया तो स्लाइड होने लगेगा, और स्लाइड हो गया तो मसल सिकुड़ जाएंगी, और अभी मसल रिलैक्स है। मसल जब रिलैक्स होती है तो इस समय कौन सा, ये कौन सा केस है, ये कब की बात चल रही है, मास्किंग कब होगी, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ मसल रिलैक्सेशन की मसल कॉन्ट्रेक्शन। ये कब की बात चल रही है, व्हेन मसल इज रिलैक्स की मसल इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन मसल इज रिलैक्स्ड। जब मसल हमारी रिलैक्स होती है तो ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है ये मास्क रहता है, ध्यान देना। और जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो इस साइड को हम हटा देंगे, इस साइड के मास्क को हटा देंगे, इसका मास्क उतार लेंगे। समझ में आई बात। बताओ, अभी मास्क लगा हुआ है कि मास्क हटा हुआ है,
अच्छा, मास्क लगे रहने से क्या फायदा है? कौन एक्टिन मायोसिन से नहीं जुड़ेगा? जब एक्टिन मायोसिन से नहीं जुड़ेगा तो स्लाइड भी नहीं होगा, और स्लाइड नहीं होगा तो मसल सिकुड़ेगी नहीं, जैसा कि अभी हमने देखा था। बताइए, जब मसल रिलैक्स होती है तो क्या होता है? मास्क होता है कि अनमास्क? अच्छा, कौन सी साइड मास्क है जरा देख के बताओ। मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढक रखा है, किसने ढक रखा है? ट्रोपोनिन ने। तो बताओ, ये क्या था? एफ एक्टिन कितने थे? 2 हेलिकल होते हैं, इनकी यूनिट का नाम क्या होता है? जी एक्टिन। और ये रस्सी जैसी प्रोटीन, ये भी 2 होती है, ये भी हेलिकल होती है, ये भी पूरी लेंथ में रन करती रहती है। और ट्रोपोनिन, इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जो रेगुलर इंटरवल पे होती है, नाम क्या है इसका? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन किसके ऊपर प्रेजेंट है? ट्रोपोमायोसिन। और काम क्या है? ढकना। किस साइटों को ढकना? इन साइटों को। इन साइट का नाम क्या है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। कब ढकेगी? रेस्ट स्टेज में कि कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में? रेस्ट स्टेज में। इतनी बातें अभी तक हम लोगों को क्लियर है। अब चलते हैं थिक फिलामेंट की स्टडी करने। पहले किसकी स्टडी कर रहे थे? अब किसकी करेंगे? ठीक, थिक फिलामेंट की स्टडी करें। तो जब थिक फिलामेंट की स्टडी करेंगे तो ये भी मेड अप ऑफ प्रोटीन। नाम भी होगा कोई? नाम है मायोसिन। अच्छा, प्रोटीन पॉलीमर है तो मायोसिन तो पॉलीमर है, तो इसका कोई ना कोई मोनोमर भी होगा। मोनोमर इज नोन एज मीरोमायोसिन। बताओ, पॉलीमर का नाम क्या था? मायोसिन। और मोनोमर का क्या नाम है? मीरोमायोसिन। इसमें भी 2 भाग होते हैं, एक होता है लाइट मीरोमायोसिन, और शॉर्ट में एनसीईआरटी लिखती है एलएमएम। क्या लिखती है? एलएमएम, लाइट मीरो मायोसिन। और एक होता है हैवी, एक होता है हैवी मीरो मायोसिन। हैवी मीरो मायोसिन, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? HMM। HMM। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होगा। ये इसका टेल बताया था ना टेल। ये टेल होता है, ये हेड होता है, और ये 2 होते हैं, ये भी 2 होते हैं, हेलिकल होते हैं यहाँ पे, और ये 2 होते हैं, और ये एक और हेड हो गया। इसको बोलते हैं शॉर्ट आर्म। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट आर्म, छोटा सा आर्म जैसा होता है। ये कहलाता है हेड, ये कहलाता है हेड। ग्लोबुलर हेड, गोल होता है, ग्लोबुलर। ग्लोबुलर मतलब गोल, ग्लोबुलर हेड होता है। और ये हिस्सा कहलाता है टेल, ये हिस्सा कहलाता है टेल। ठीक है। और हेड जो होता है, ये शॉर्ट आर्म और टेल, ये थीटा एंगल पे प्रेजेंट होता है और बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे सांप होते हैं ना, नाग नागिन अपना फन ऐसे निकाले हुए, वैसे ही एक क्रॉस एंगल, क्रॉस पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही ऐसे क्रॉस रहते हैं। और ये टेल, टेल की तरह दिखता है। अभी मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। ये थीटा एंगल पर प्रेजेंट होता है। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर प्रोजेक्टेड होता है, ऐसे रेगुलर इंटरवल पर। ये भी एक है, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, इधर उधर इधर इधर पूरा लिपटता चला जाएगा। ठीक है ना? तो थीटा एंगल पर होता है। और हेड और इसको मिला के देखो, ये वाला यहां से देखो, ध्यान देना, इसको हम ऐसे 2 भागों में डिवाइड कर दें तो ये बना होता है किसका? एलएमएम का। और ये किसका बना होता है? एचएमएम का। ये दोनों किसके बने होते हैं? एचएमएम के। ये किसका बना है बताओ? और ये दोनों किसके बने हैं? एचएमएम के। यानी हेड एंड शॉर्ट आर्म इज मेड अप ऑफ HMM, while tail is made up of LMM। अच्छा, शॉर्ट आर्म और हेड थीटा एंगल पर प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोजेक्टेड आउटसाइड की प्रोजेक्टेड इनसाइड? आउटसाइड। प्रोजेक्टेड मतलब उभरे होना। इस पे 2 साइटें होती हैं, इस पे 2 साइटें होती हैं, ये एक ये वाली और एक ये छोटी वाली। इस साइड को बोलते हैं, देखो बताया था, ये मायोसिन, मायोसिन है कि एक्टिन है? ये मायोसिन है कि एक्टिन है? तो इसके ऊपर जो साइट होगी उसका नाम क्या पड़ेगा? दिस इज एक्टिन बाइंडिंग साइट।
और ये दोनों होता है एटीपी हाइड्रोलेज साइट। इसको कुछ लोग एटीपी बाइंडिंग भी बोलते हैं, एटीपी बाइंडिंग या एटीपी हाइड्रोलेज साइट। कितनी साइटें ऊपर? दो, एटीपी बाइंडिंग साइट या एटीपी हाइड्रोलेज साइट। सारी बातें क्लियर हैं? यहां तक चीजें क्लियर हैं? जैसे वहां पे नोट करके लिखा था, यहां पे भी नोट करके एक चीज लिखेंगे। वहां लिखा था ट्रोपोनिन ने ढक रखा था, मास्क कर रखा था किसको? एक्टिन बाइंडिंग, मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन एक्टिन। यहां पे क्या इंपॉर्टेंट बात है? इंपॉर्टेंट बात ये है क्या कि हेड प्लस शॉर्ट आर्म को मिला के, हेड प्लस शॉर्ट आर्म को मिला ले तो इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म। हेड प्लस शॉर्ट आर्म को मिला के क्या बोलेंगे? क्रॉस आर्म। क्योंकि मैंने बताया था ना ऐसे होता है, दो होते हैं और ये पीछे का हिस्सा लिपटा होता है आपस में, जैसे सांप नहीं लिपट जाते हैं। अरे नाग नागिन लिपट जाते कि नहीं लिपट जाते हैं? और लिपट के बिल्कुल देखा होगा अपना फन ऐसे कर देते हैं, मूवी में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, सांप नाग नागिन बिल्कुल लिपट जाते हैं बिल्कुल। तो लिपटा हुआ हिस्सा ये रहा और ये नाग, ये नागिन। सही है ना? और देखा होगा उनका फन हमेशा प्रोजेक्टेड होता है बाहर की तरफ, और एंगल पे होता है, बिल्कुल सीधा होता है कि एंगल पे? एंगल पे प्रेजेंट होता है, थीटा एंगल पे प्रेजेंट है। बताओ टेल इज मेड अप ऑफ एलएमएम की एचएमएम? और हेड और शॉर्ट आर्म इज मेड अप ऑफ एचएमएम। और हेड प्लस शॉर्ट आर्म को मिला के क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्रॉस आर्म। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? ये एनसीईआरटी का फिगर है, बता चुका हूं ना मैं आपको। ये एनसीईआरटी का फिगर है, बता चुका हूं। दो जेड लाइनों के बीच के गैप को क्या कहते हैं? सार्कोमियर। स्ट्रक्चरल यूनिट है कि फंक्शनल यूनिट है कि दोनों? राइट। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, दोनों प्रोटीन थी, दोनों संकुचनशील यानी कॉन्ट्रेक्टाइल होती है ना? देखो क्या लिखा है, हर एक एक्टिन, एक्टिन यानी थिन फिलामेंट की थिक फिलामेंट, मेड अप ऑफ 2F एक्टिन। F स्टैंड्स फॉर फिलामेंटस एक्टिन, मैंने बोला था। और दोनों कैसे थे? हेलिकली वुंडेड का मतलब होता है आपस में लिपटे हुए होते हैं टू ईच अदर। ईच F एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक G एक्टिन। कहता है कि F एक्टिन तो पॉलीमर है, उसके मोनोमर का नाम बताओ। G एक्टिन। तो सिंगल लड्डू का नाम और लड्डू की चेन का नाम F एक्टिन। कितनी चेन थी? दो। राइट। हेलिकल की नॉन हेलिकल? अच्छा, दो और फिलामेंट थे, कह रहा है दो दूसरी प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट थे। दूसरी प्रोटीन का नाम ट्रोपोमायोसिन। ऑल्सो रन क्लोज टू एफ एक्टिन, कह रहा है एफ एक्टिन के करीब ही रन कर रहे थे। याद करो, रस्सी नुमा प्रोटीन थ्रू आउट द लेंथ, पूरी लंबाई में फैले हुए थे। इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन थी, एक और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन थी। सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का नाम ट्रोपोनिन। डिस्ट्रीब्यूटेड है रेगुलर इंटरवल की रेगुलर इंटरवल? रेगुलर इंटरवल। किसके ऊपर प्रेजेंट थी? ट्रोपोमायोसिन। इन द रेस्टिंग स्टेज, जब हमारी मसल रेस्ट स्टेज में होती है तो जो सब यूनिट ऑफ ट्रोपोमायोसिन ढक लेती है, मास्क कर लेती है। किसको ढक लेती है? एक्टिव बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन मायोसिन। मतलब कह रहा है जो एक्टिव साइट थी ना बंधने वाली, किसकी साइट थी? मायोसिन की। लेकिन उपस्थित किसके ऊपर होती है? उसको ये ढके रहती है। मतलब कहना चाहता है सीधी भाषा में कि ये जो एक्टिन है इसके ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट को ये मास्क कर लेगा। क्या कर लेगा? मास्क।
तो मैंने ये बताया था रिलैक्स अवस्था में मास्क होता है कि डी मास्क, मास्क की डी मास्क, तो मास्क होता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो भाई बताओ। ठीक है, देखो पूरी एनसीईआरटी कवर करके चल रहे हैं। इन ईच मायोसिन यानी थिक फिलामेंट ऑल्सो ए पॉलीमराइज प्रोटीन, कहता है वहां पे भी पॉलीमर वाली प्रोटीन थी। मैनी मोनोमेरिक, कहता है मोनोमर प्रोटीन का नाम बताओ, मीरोमायोसिन कॉन्स्टिट्यूट्स वन थिक फिलामेंट, बोलते हैं ये थिक फिलामेंट बना रहा था। ठीक है, हर एक मीरोमायोसिन में कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं? दो, एक ग्लोबुलर हेड प्लस शॉर्ट आर्म और दूसरा उसका टेल। क्या पहले वाला फॉर्मर मतलब पहले वाला यानी ये प्लस ये शॉर्ट आर्म, पहले वाला किसका बना होता है? हैवी मीरोमायोसिन यानी एचएमएम, बताया था कि नहीं? और लेटर मतलब बाद वाला, बाद वाला मतलब क्या? टेल, टेल किसका बना होगा? हाँ एलएमएम, एलएमएम हैवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट द हेड एंड शॉर्ट आर्म, कह रहा हेड और शॉर्ट आर्म प्रोजेक्टेड आउटवर्ड कि प्रोजेक्टेड इनवर्ड? क्या बोला था? आउटवर्ड की इनवर्ड? आउटवर्ड एट ए रेगुलर डिस्टेंस, बोलता है रेगुलर डिस्टेंस पे होगा और एंगल बनाएगा, एंगल, एंगल बनाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज मायोसिन, मतलब मायोसिन, मायोसिन अपने सरफेस से एंगल बना के ऐसे उभरा होगा, ऐसे एंगल बनाएगा। ठीक है ना? एंड मायोसिन फिलामेंट एंड नोन एज क्रॉस आर्म, बताओ जब एंगल बनाएगा तो हेड प्लस शॉर्ट आर्म को मिला के क्या बोलेंगे? क्रॉस आर्म। ग्लोबुलर हेड के ऊपर एक तो एटीपी वाली साइट होगी, कौन सी साइट होगी? एटीपी एज एंजाइम, यानी कि वहां पे एटीपी बाइंडिंग साइट बोलते हैं, देखना अभी लिखा होगा। और दूसरी दूसरी देखो लिखा भी है, एटीपी बाइंडिंग साइट ही क्या करेगा? बाइंड करेगा किसको? एटीपी को। और दूसरी एक एक्टिव साइट होती है किसके लिए? किसको बोला जाता है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन मायोसिन, और मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन कौन सी ढकी हुई रहती है जनरली? जनरली कौन सी ढकी हुई थी? मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन इज जनरली मास्क्ड। किसने ढका था? ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन की ट्रोपोमायोसिन? हाँ ट्रोपोनिन ने ढका हुआ था, ये देखो ट्रोपोनिन ने। समझ आई बात? ये देखो ये फिगर मैंने अभी आपको बताया था, कितनी साइटें हैं? दो, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट। देखो वहां थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था पर यहाँ बिल्कुल वही लिखा है जो मैंने बताया था, राइट? ये रहा शॉर्ट आर्म, ये रहा ग्लोबुलर हेड, दोनों को मिला के क्रॉस आर्म बोलते हैं। ये थीटा एंगल पे प्रेजेंट होता है, और ये रही टेल, और ये दे आर प्रोजेक्टेड आउटसाइड, दे आर प्रोजेक्टेड आउटसाइड एट ए रेगुलर इंटरवल। मतलब कहने का मतलब है ये एक है तो एक और आएगा, फिर एक और नाग नागिन का जोड़ा, फिर इधर भी नाग नागिन का जोड़ा, फिर इधर नाग नागिन का जोड़ा, और सबकी टेल जुड़ती चली जाएगी। समझ रहे हो ना? और इसका एक वो देखते हैं हम लोग, ये देखो एक बनाया था, ये देखो ऐसे कितने सारे, फिर एक नाग नागिन इधर, फिर एक नाग नागिन इधर, ऐसे जुड़ते चले जाते हैं और पूरा ऐसा दिखाई पड़ेगा फाइनली। और थीटा एंगल पे बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है। ये देखो क्रॉस आर्म प्रोजेक्टेड एट थीटा एंगल टुवर्ड्स आउटसाइड की इनसाइड, आउटसाइड की इनसाइड, आउटसाइड। क्या ये स्ट्रक्चर हम लोग को क्लियर हो गया? क्या ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है? ठीक है ना? इसके ऊपर कौन सी साइट होगी? मायोसिन बाइंडिंग साइट। इसके ऊपर कौन सी साइट होगी? एक्टिन बाइंडिंग साइट। उल्टा है ना? और जब दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज मसल कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। कैसे होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन? ये देखो अभी एक्टिन मायोसिन जुड़े हैं कि फ्री हैं? है ना? अब कह रहे कैल्शियम जब आएगा तो ट्रोपोनिन मास्क को हटा देगा। ये देखो सारे खुल गए, ये देखो ऐसे लग रहा था ना, दांत छुपे थे तुरंत खुल गए, है ना? ये देखो आया, देखो सारे दांत खुल गए, यानी साइटें खुल गई। देखो खुल गई कि नहीं खुल गई? मास्क हो गया कि डी मास्क? मास्क हट गया ना? मास्क हटते ही यहाँ एटीपी टूट जाएगा, एटीपी टूट गया, एनर्जी मिल गई, ये और ये जुड़ जाएंगे, जुड़ने को बोलते हैं क्रॉस ब्रिज बन जाना। क्रॉस ब्रिज, क्रॉस आर्म नहीं बोल रहा हूँ, क्रॉस ब्रिज। अभी तक क्रॉस ब्रिज वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था, बताओ जल्दी बताओ। जब हम सोचेंगे, जब हमारा ब्रेन सोचता है, ध्यान देना, अब मेरा मसल कैसे सिकुड़ेगा? मेरे ब्रेन ने सोचा कि फिंगर की मसल को सिकोड़ना है, तो मेरे ब्रेन से कमांड आया, ब्रेन से जैसे ही कमांड आएगा ये कहां पहुंचेगा? हमारी मसल में। अभी पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ब्रेन से कमांड आएगा, कहां पहुंचेगा? मसल में। मसल में पहुंचने के बाद
मसल में पहुंचने के बाद वहां पे क्या होगा, कैल्शियम निकलेगा। याद करो कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से निकलेगा और निकलने के बाद सार्कोप्लाज्म में आएगा, सार्कोप्लाज्म से यहां आ जाएगा। कौन पकड़ लेगा जरा देखो नाम, ट्रोपोनिन पकड़ेगा, ट्रोपोमाइसिन नहीं पकड़ेगा, ट्रोपोनिन। अरे इन प्रोटीन का नाम देखो, ट्रोपोनिन ने पकड़ा। जैसे ट्रोपोनिन ने पकड़ा, ट्रोपोनिन ने ट्रोपोमाइसिन को हटा दिया, हटाने से ये साइटें खुल गई, बाइंडिंग साइट खुल गई। एट द सेम टाइम यहाँ एटीपी टूट जाएगा, इधर ये मास्क हटेगा, इधर एटीपी टूटेगा। जैसे एटीपी टूटेगा ऊर्जा मिलेगी, इसी ऊर्जा के कारण ये और ये चिपक जाएंगे। चिपक जाने को क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज का बनना, अभी क्रॉस ब्रिज बना है, अभी मसल नहीं सिकुड़ी। At the time of muscle contraction, first of all, there is formation of cross bridge. फिर से बताओ क्या हुआ, मेरे ब्रेन ने सोचा, मेरे मसल्स में क्या आई, संवेदना, मसल में संवेदना आते ही कैल्शियम डिस्चार्ज हुआ। कैल्शियम को किसने बांधा जरा देख के बताओ, ट्रोपोनिन ने। तुरंत ट्रोपोमायोसिन को कहा जल्दी से साइटें खोलो, साइटें खुल गई, दिख रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे मायोसिन के हेड पर एटीपी के हाइड्रोलिसिस हो जाती है, एटीपी टूटने से ऊर्जा मिल जाती है, इसी ऊर्जा के कारण ये और ये जुड़ जाएंगे, जुड़ जाने से क्या बन जाएगा, क्रॉस ब्रिज। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब आगे की बात। अब देखो, अब देखो क्रॉस ब्रिज बन गया कि नहीं बन गया। अब ये खींच रहा है इसको, आओ खींच रहा है सेंटर की तरफ, इधर जेड लाइन है, इधर एम लाइन है, बताओ किधर खींचा, एम लाइन की तरफ खींचेगा। किस तरफ खींचेगा, अरे ये देखो ना, इधर कौन सी लाइन है और इधर कौन सी लाइन है, किस तरफ खींच रहा है, एम लाइन की तरफ खींच रहा है। ये यहाँ का है फिगर, यहाँ पे ध्यान दो, इसको छोड़ दो इधर, ये इस वाले का है। ये देखो किधर खींच रहा है, यहाँ कौन सी लाइन है, हाँ तो ये देखो जेड लाइन की तरफ, वो एम लाइन की तरफ खींच रहा है। इससे क्या फायदा होगा, ये जो जेड लाइन है ये यहाँ आ जाएगी खिसक के, और ये जो ये हिस्सा है वो यहाँ आ जाएगा। तो क्या होगा, जेड लाइनें पास पास आएंगे, मसल सिकुड़ जाएगा कि नहीं। बताओ मसल सिकुड़ने के लिए कौन सा आयन आया, कैल्शियम आयन कहां से बन गया, ट्रोपोनिन ने मास को हटा दिया कि नहीं हटा दिया। इसी क्षण इधर मास हटा, इधर एटीपी ब्रेकडाउन हुआ, एटीपी ब्रेकडाउन होने से क्रॉस ब्रिज बना। क्रॉस ब्रिज इसको खींच के किधर ले जा रहा है, कौन किसके ऊपर स्लाइड हो रहा है, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट, पतला वाला मोटे के ऊपर फिसल रहा है, सही है कि नहीं। पतला वाला फिलामेंट मोटे के ऊपर फिसल रहा है, किस दिशा में फिसल रहा है, टुवर्ड्स एम लाइन। इज दैट क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े। ये देखो वही फिगर है, आया कैल्शियम, आया कैल्शियम को किसने बांधा, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन बांधते ही यहाँ की साइटें एक्टिवेट, वो मास हट गया। ये देखो साइटें येलो येलो कलर की दिख रही है हल्की, वो खुल गई, खुलते ही यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ठीक है। ये देखो ये बाइंडिंग साइट हाईलाइट कर रहा है, बाइंडिंग साइट खुलते ही यहाँ पे एटीपी टूटा, एटीपी टूटते ही इसने इसको बांध लिया, क्रॉस ब्रिज बन गया। क्रॉस ब्रिज किस तरफ आके इसको स्लाइड कर देगा, टुवर्ड्स। और याद करो ये कहां से जुड़ी हुई थी, जेड लाइन से फर्मली जुड़ी हुई थी कि लूजली, आज ही बताया है फर्मली की लूजली। अगर फर्मली जुड़ी थी तो उसको खींच लाएगी, और वैसे भी वो इलास्टिक थी, जेड लाइन इलास्टिक थी, तो खींच के किधर की तरफ चली आएगी, इधर की तरफ, इससे मसल सिकुड़ जाएगा। कैसे, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं पहले बताओ। अब इसको और थोड़ा ब्रॉड रिस्पेक्ट पे देखो, अब ये देखो, देखो उधर से इधर से दोनों खींच के ला रहे हैं, वो इधर की ये थिन फिलामेंट को खींच के ला रहा है, ये इधर का थिन फिलामेंट को खींच के ला रहा है। देखो स्लाइडिंग फिलामेंट, स्लाइडिंग फिलामेंट, इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। देखो ये सब खींच के अब एम लाइन की तरफ ला रहे हैं, ये जेड लाइन, ये एम लाइन, ये एच जोन, एच जोन धीरे धीरे घट रहा है, एच जोन धीरे धीरे घट रहा है। देखो कौन किसको खींच के ला रहा है जरा देख के बताओ, थिक फिलामेंट स्लाइड करा रहा है, किसको, किस तरफ स्लाइड करा के ला रहा है, एम लाइन की तरफ। इसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, कौन सा जोन गायब होता मिल रहा है, एच जोन। बिल्कुल सही, बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं, कितना सरल हो जाता है काम, है ना। चीजें अगर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हो, चीजें कितनी इजी हो जाती है, ठीक है। इससे भी सरल फॉर्म में ये एनसीईआरटी का फिगर है। पहले देखो मसल कैसी है, रिलैक्स, ये थिक फिलामेंट है जिसमें ऐसे निकला है, वो ये हेड को शो कर रहा है, हेड 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 टेल। और ये कौन सी लाइन, एम लाइन, ये कौन सा जोन, ये कौन सा, जेड लाइन, ये जेड लाइन ना, और ये कौन सा
आई जोन। जब मसल रिलैक्स थी तो हम लोग ने अभी फिगर पढ़ा था, ऐसा था कि नहीं था, जल्दी बताओ। अच्छा आप बताओ, मसल सिकुड़ने लगी, ये नहीं कह रहे कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टिंग, आई एम ईटिंग द फूड, दैट मीन्स मैं खाना खा रहा हूं, खा चुका हूं, एंड आई हैव बीन ईटन माई फूड, खा चुका हूं, ईटन लग गया मतलब ओवर, है ना। यहाँ क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्टेड, यहाँ क्या लिखा है। तो मसल जब सिकुड़ती है तो जरा देखो, ये जेड लाइन पास पास आ रही है, आ रही है। अच्छा बताओ एच जोन, इधर देखो, इधर देखो, एच जोन इतना था, याद देखो इतना रह गया, घट रहा है कि नहीं घट रहा है। हमारे वाले उससे एनिमेशन से ज्यादा क्लियर हुआ कि नहीं। इसमें तो देखो स्टिल फिगर बनाया, हमारे तो पूरा एनिमेशन देखो बिल्कुल क्लियर दिखा रहा था। इस स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया, 3-4 एनिमेशन दिखाया। इससे क्या होगा, चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई कि कैसे आ रही थी। क्रॉस ब्रिज बन गया, इसको इधर खींचा गया, तो ये देखो पास पास आने लगा, एच जोन घटने लगा, एच जोन घटने लगा, आई जोन भी घट रहा है। देखो ओवरलैपिंग जोन बढ़ रहा है, यहाँ देखो, यहाँ ज्यादा ओवरलैपिंग है कि यहाँ ज्यादा ओवरलैपिंग है, नीचे वाले में, और यहाँ सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग है। मतलब देखो नॉन ओवरलैपिंग जोन घटेगा और ओवरलैपिंग जोन, बताओ ए बैंड का नॉन ओवरलैपिंग जोन और थिन फिलामेंट का नॉन ओवरलैपिंग जोन, ये दोनों घट रहा है। देखो आई बैंड घटेगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन के समय कौन कौन सी घटना होती है, जेड लाइनें पास पास आ जाती है कि दूर दूर, पास पास, ठीक है ना। और बताओ मास घट जाता है कि नहीं, कहां का मास घटा, मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन का मास घट गया। किस आयन ने हटाया, जब मसल सिकुड़ती है तो क्रॉस ब्रिज बनता है कि नहीं बनता, क्रॉस ब्रिज खींच के किस तरफ ले जाता है, टुवर्ड्स एम लाइन, टुवर्ड्स एम लाइन। एच जोन घटेगा कि बढ़ेगा, आई बैंड घटेगा, आई बैंड घटेगा, एच जोन घटेगा, ओवरलैपिंग जोन बढ़ेगा। अब मेरा आखिरी सवाल, क्या थिन और थिन फिलामेंट की लेंथ पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं, थिन और थिक फिलामेंट की लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेंथ तो उतनी रहेगी। ये देखो अभी भी यहां से लेके यहां तक ये थिन फिलामेंट है, यहां से लेके यहां तक थिन फिलामेंट है, ये देखो यहां से लेके यहां तक थिक फिलामेंट है, इनकी लंबाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताओ किसकी लंबाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, थिन और थिक फिलामेंट की लेंथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव कहां पड़ा, नॉन ओवरलैपिंग जोन घट रहा है और ओवरलैपिंग जोन बढ़ रहा है। बताओ ए बैंड का नॉन ओवरलैपिंग जोन जेड, जेड है ना, घट रहा है कि बढ़ रहा है, थिन फिलामेंट का ओवरलैपिंग जोन नहीं, नॉन ओवरलैपिंग जोन आई बैंड घट रहा है कि बढ़ रहा है, थिक फिलामेंट का नॉन ओवरलैपिंग जोन का नाम घट रहा है कि बढ़ रहा है। अच्छा थिन फिलामेंट का नॉन ओवरलैपिंग जोन का नाम घट रहा है कि बढ़ रहा है। थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट की लंबाई में क्या प्रभाव आया, कोई चेंज नहीं आता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या क्या होता है मैं एक बार क्लियर करा देना चाहता हूं। मायोसिन बाइंडिंग साइट जो ढकी हुई थी वो खुल जाएगी, कौन सा आयन खोलेगा, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन खोलेगा, ठीक है ना। अच्छा कैल्शियम आयन कौन सा प्रोटीन पकड़ता है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन किसको आदेश देता है, ट्रोपोमायोसिन कहता है कि साइटें खोल दो, साइटें खुल गई, खुल जा सिमसिम। अब जैसे खुल जा सिमसिम होता है, एट द सेम टाइम अभी आपको दिखाया था वीडियो, उसमें क्या देखा था आपने, मायोसिन के हेड पर, मायोसिन के हेड पर एटीपी ब्रेकडाउन होगा, एटीपी ब्रेकडाउन होने से ऊर्जा मिलेगी, इसी ऊर्जा के कारण एक्टिन मायोसिन से जुड़ जाएगा और क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। अब क्रॉस ब्रिज उसी एनर्जी के कारण इसको खींच के किधर ले जाएगा, एम लाइन की तरफ, और जब भी कभी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जेड लाइनें पास, एच जोन घटेगा, एक समय आ जाएगा देखो जीरो हो गया, जीरो हो गया, ओवरलैपिंग हो गई, थिन फिला। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा फिलामेंट ओवरलैप कर जाएगा, एच जोन कहां, फिलामेंट पूछ रहे हैं जोन बता रहे हो, कौन सा फिलामेंट ओवरलैप कर जाएगा, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट ओवरलैप कर सकता है, थिक फिलामेंट कभी ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है ना। बताओ आई बैंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा, एच जोन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थिन फिलामेंट की लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई नहीं, थिक फिलामेंट की लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई नहीं।
ठीक है ना। मसल जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड होती है तो बताओ आई बैंड 0, एच जोन 0। अच्छा, आई बैंड और एच जोन तो 0 हो गया, और थिन फिलामेंट की लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, थिक फिलामेंट की लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन सा फिलामेंट ओवरलैप कर जाता है? बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट? इसका मैं आपको एक बहुत सटीक एक एनिमेशन दिखाना चाहता हूं। देखो एनसीईआरटी ने इस तरह से लिखा है, तो लिखा है तो पहले देखो, ये एक्टिन था, ये मायोसिन का हेड था, एटीपी टूटा, क्रॉस ब्रिज बना, बना कि नहीं बना? और क्रॉस ब्रिज इसको किस तरफ खींच के लाएगा? तो देखो इधर जेड लाइन है, इधर एम लाइन है, एम लाइन ये देखो ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, देखो लिखा है ना स्लाइडिंग और रोटेशन। ये ज्यादा सही दिखा रहा है कि जो हमारा वीडियो था उसको देख के ज्यादा सही समझ में आया, है ना, उसको देख के ज्यादा सही समझ में आया। अब क्या हो जाएगा, जब नया एटीपी आ जाएगा तो क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, मसल फिर से रिलैक्स हो जाएगी। बताओ क्रॉस ब्रिज कब टूटता है? पुराने वाले एटीपी की वजह से टूटता है कि नए एटीपी के आने से? याद रखना एनसीईआरटी की लाइन है, अभी पढ़ेंगे। बताओ व्हेन देयर इज इनकमिंग ऑफ न्यू एटीपी देयर विल बी ब्रेकडाउन ऑफ, क्या ब्रेकडाउन हो जाएगा? क्रॉस ब्रिज। जैसे ही क्रॉस ब्रिज छूटा तो ये एक इलास्टिक मसल, इलास्टिक है कि नॉन इलास्टिक? तो इलास्टिक होती है तो अपनी जगह वापस चली गई, जेड बैंड जेड लाइनें पास पास आ गई थी, अपने आप दूर, है ना। एच जोन गायब हो गया था, फिर से जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा। आई बैंड गायब हो गया था, फिर से जितना होना चाहिए उतना ही हो गया था, ठीक है ना। मसल ऐसा हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, इससे ये हो जाएगा और इस कंडीशन से ये हो जाएगा। बोलो, पहले इधर से इधर जा रहे थे जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, जब मसल रिलैक्स होगी तो इधर से इधर चले जाएंगे। देखो जेड लाइनें अपने ओरिजिनल साइज पे आ गई, एच जोन दोबारा दिखने लगा, आई जोन दोबारा दिखने लगा, थिन और थिन फिलामेंट अपने अपने जगह सेट हो गए। बोलो क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। समझ आ गई बात? क्लियर है? एक मेरे पास बहुत शानदार फिगर है, कहां गया? है भी कि डिलीट हो गया? होना चाहिए था। ये देखो क्रॉस ब्रिज, आप देखो जब नया एटीपी आया तभी क्रॉस ब्रिज टूटेगा, यही फिगर की बात कर रहा था। देखो क्रॉस ब्रिज कब बना था? जब पुराना एटीपी यूज हो गया, और जब नया एटीपी आएगा क्रॉस ब्रिज टूट गया, क्रॉस ब्रिज टूटते ही ये अपनी जगह लौट जाएगा। बोलो सही है? कंफर्म है? क्लियर है? और इसके नोट्स बना लेते हैं। कोई डाउट? देखो स्टिमुलस मतलब संवेदना, संवेदना आई। संवेदना कहां से आई? संवेदना आएगी फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, लेकिन संवेदना तो ब्रेन से आ रही है। सीएनएस में दोनों आते हैं, पर संवेदना कहां से आई? ब्रेन से। ब्रेन से जैसे ही संवेदना आई, ठीक है ना, तो तुरंत क्या हो जाएगा? संवेदना आती है यहाँ पे नर्व में, पहले आती है नर्व में, और नर्व से आती है मसल में, और नर्व और मसल जहां जुड़ती है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो बताओ सबसे पहले स्टिमुलस कहां आया? सबसे पहले स्टिमुलस कहां आया? सबसे पहले आया, सबसे पहले भेजा किसने? ब्रेन ने। सबसे पहले स्टिमुलस ब्रेन से होते हुए कहां आएगा? तो आएगा पहले नर्व में। नर्व नर्व किसको सप्लाई कर देंगी भाई? एक ऐसा एरिया होता है जहां से नर्व मसल से जुड़ती है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। संवेदना ब्रेन से होते हुए नर्व में आई, नर्व से मसल में चली गई,
और उस जंक्शन का नाम कहाँ है जहां पर एक नर्व एक मसल से जुड़ती है, उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। इसको डिफाइन करना है तो ऐसे बोलो, जहां पर एक नर्व एंड होता है, जहां मोटर नर्व एंड होती है, जहां मोटर नर्व एंड हो, वह सार्कोलेमा कांटेक्ट में आए। जहां पर नर्व खत्म हो रही है और सार्कोलेमा कांटेक्ट में आई, बस वही बन गया क्या, वही बन गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। बताओ मोटर एंड प्लेट कहां बनती है, जब एक नर्व समाप्त हो रही होती है और सार्कोलेमा स्टार्ट हो रही होती है। जब नर्व खत्म हो रही है और सार्कोलेमा स्टार्ट हो रही है तो उसी को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। और आपको खास बात बता दूं कि इस जगह पर होता क्या है, इस जगह पर कुछ ऐसे वो पाए जाते हैं स्ट्रक्चर्स। यहां से निकलने लगता है एक केमिकल, यहां से केमिकल निकलने लगता है, केमिकल निकल के यहां आता है, इन सब में केमिकल भरा हुआ था। केमिकल का नाम होता है, ये देखो, ये नर्व का एंड है, मोटर नर्व का एंड है, ये सार्को लेमा ऑफ मसल है ना, सार्कोलेमा ऑफ मसल सेल। देखो बन गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, देखो इसी को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहां पर देखना, यहाँ केमिकल भरा हुआ है, यहाँ केमिकल भरा होता है, इस केमिकल को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। कौन से केमिकल भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन ये रिलीज हो जाएगा, जैसे रिलीज हुआ इधर होते हैं रिसेप्टर, इधर है रिसेप्टर, ये इसको पकड़ लेते हैं, ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन सार्कोलेमा, इन्होंने इसको रिसीव कर लिया, देखो इन्होंने इसको रिसीव कर लिया, ये देखो ये रिसीव्ड हो गए। रिसीव करते ही यहां पर क्या होता है, यहां पर सोडियम आयन बढ़ जाता है, सोडियम आयन इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, सोडियम आयन के बढ़ते ही इसकी मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, मतलब संवेदना आगे बढ़ जाती है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल इन कहां पे, सार्कोलेमा। यहां तक समझ आई। इसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं। संवेदना आया, संवेदना सीएनएस से आते ही नर्व में गया, नर्व से मसल में जाता है और नर्व और मसल के जंक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। फाइनली क्या हो जाता है यहां पे, फाइनली यहां पर एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलने लगता है जिसको बोलते हैं क्या, एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर को तुरंत ही रिसेप्टर जो कि सार्कोलेमा की मेम्ब्रेन में होते हैं वो पकड़ लेते हैं, पकड़ते ही यहां पर मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अब देखो सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया था, तो उसके आगे क्या होगा, ये स्टिमुलस पहुंच गया कहां पे, स्टिमुलस रीच्ड इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताओ ये क्या था, स्टोर हाउस ऑफ, तो कैल्शियम आयन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कैल्शियम आयन रिलीज होने लगेगा क्योंकि संवेदना आ गई। कैल्शियम आयन रिलीज्ड
कहां पे रिलीज होगा? इन सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म से ये पहुंच जाएगा कहां पे? इसको ट्रैप्ड बाई, कैल्शियम को कौन पकड़ लेगा? ट्रैप्ड बाई ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन क्या करेगा? ट्रोपोमायोसिन की मदद से, ट्रोपोमायोसिन की हेल्प से एक्टिन पर प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट को रिमूव कर देगा। बोलो, मैं लिख दूं डीमास्क कर देता है। डीमास्क मतलब हटाना, डीमास्क कर देता है, ठीक है ना? चलो ये काम हो गया। अब क्या हुआ? ठीक इसी समय अब बताओ क्या होगा? मायोसिन के हेड पर एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, जिससे एक्टिन व मायोसिन आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं? क्रॉस ब्रिज बना लेते हैं। राइट? क्या बना लेते हैं? क्रॉस ब्रिज। अब इसका परिणाम क्या होगा? देखो, इसका रिजल्ट क्या होगा? यहां रिजल्ट लिखे इसका रिजल्ट ये होगा कि क्रॉस ब्रिज एटीपी से प्राप्त एनर्जी द्वारा थिन फिलामेंट को स्लाइड कराएगा कि थिक फिलामेंट को? थिन फिलामेंट को एम लाइन की तरफ पुल करने लगता है। बोलो, सही है? पुल करता है कि पुश करता है? पुल करता है, जिससे जेट लाइंस पास आ जाती। पास आ गई थी कि दूर? एंड दस मसल कॉन्ट्रैक्ट, मसल हो गया मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या हुआ था? एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या हुआ था? जेड लाइंस पास आ जाती कि दूर चली जाती है? पास आ जाती है। जेड लाइन पास आ जाती है। दूसरा, आई बैंड पर क्या प्रभाव पड़ता है? डिक्रीज हो जाता है। एच जोन पर क्या प्रभाव पड़ता है? डिक्रीज होने लगता है। वो थिन फिलामेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? थिन फिलामेंट की लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है? नो इफेक्ट, नो चेंज। थिक फिलामेंट में क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई चेंज नहीं, ठीक है ना? अच्छा, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के समय थिन फिलामेंट ओवरलैप, है ना? ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि मसल कैसे सिकुड़ती है, और मसल के सिकुड़ने की प्रोसेस के टाइम क्या क्या चीजें होती है। जेड लाइनें पास आ गई थी, आई बैंड घटने लगा था, एच जोन घटने लगता है, थिन फिलामेंट की लेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, थिक फिलामेंट की लेंथ पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब मसल मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बताओ कौन सा
फिलामेंट ओवरलैप कर गया था, राइट। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो क्या लिखा है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज द बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये क्या कहती है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। पतला वाला मोटे के ऊपर स्लाइड करता है कि मोटा वाला पतले के ऊपर स्लाइड करता है, राइट। फिर आपको बताया गया मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कमांड कहां से आता है, सिग्नल कहां से आता है, बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस वाया मोटर न्यूरॉन अलोंग द मसल फाइबर, मतलब मोटर न्यूरॉन से मसल फाइबर में आता है, और जब ये कनेक्ट होता है तो बनती मोटर यूनिट। द जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। कुछ छूटा नहीं। फिर लिखा हुआ है न्यूरल सिग्नल आया, जब नर्वस सिस्टम से सिग्नल आया कहां पे, इस जंक्शन पे, तो न्यूरोट्रांसमीटर निकला, कौन सा, एसिटाइल कोलिन। इसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया कहां पे, सार्कोलेमा। इससे संवेदना मसल के अंदर चली गई, मसल फाइबर के अंदर चली गई, और कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, कहां पे रिलीज हुआ था, सार्कोप्लाज्म। जैसे जैसे कैल्शियम बढ़ा तो बाइंडिंग हो गई, इसे बांध लिया गया, किसने बांधा था, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोमायोसिन। कहां प्रेजेंट था, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, एंड देयर बाय रिमूव द मास्क। मैंने इसको डी मास्क बोला था, रिमूव द मास्क जो कि किसके लिए था, मायोसिन के लिए, और एनर्जी का उपयोग करके एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो गई। कहां पे हाइड्रोलिसिस हुई, मायोसिन के हेड पे, इसलिए बंद गया, दोनों बंद गया। जब एक्टिन मायोसिन से बंद गया तो क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज बन गया। ये देखो क्रॉस ब्रिज बनते बनाया है, दिखाया है, बताया था ना, फिगर बता चुका हूं, थ्योरी पढ़ लो। इट पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट, मतलब मायोसिन ने एक्टिन को खींचा, कहां पे, इन द सेंटर ऑफ ए बैंड, यानी एम लाइन की तरफ। द जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन, बोलते हैं जेड लाइन एक्टिन के साथ थी, तो वो भी अंदर की तरफ पुल होके आ गई। उसके बाद क्या किया गया, इनकी लेंथ छोटी हो गई, यानी सार्कोमियर सिकुड़ गया, मतलब मसल क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट। मसल क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हम लोग ने मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लिया। मसल रिलैक्सेशन में कुछ था ही नहीं। जब नया एटीपी आएगा, जब नया एटीपी आएगा तो क्या हो जाएगा, वो अपनी जगह वापस पहुंच जाएगा। कहीं लिखा होगा, हाँ, A new ATP binding site at the cross bridge is broken। जब नया ATP आएगा क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा और मसल अपनी जगह वापस पहुंच जाएगी। क्लियर हो गया बिल्कुल। तो आज हम लोग ने मसल कॉन्ट्रैक्शन कर लिया। क्लियर हो गई बात, मसल कॉन्ट्रैक्शन फिनिश इंक्लूडिंग एनसीईआरटी एंड ऑल द वीडियोस।